नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है पावर फैक्टर। दोस्तों, पावर फैक्टर इलेक्ट्रिकल फील्ड का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि घर, स्कूल, कॉलेज, आप कहीं भी हों, अगर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी है तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि पावर फैक्टर क्या होता है। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो और ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए दोस्तों, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है पावर फैक्टर। और सबसे पहले जानेंगे पावर फैक्टर क्या होता है, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर क्या होती है, पावर फैक्टर 0 से 1 के बीच में ही क्यों रहता है, और पावर फैक्टर को हमेशा 1 पर क्यों रखना चाहिए, यानी पावर फैक्टर 1 क्यों होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पावर फैक्टर क्या है? तो पावर फैक्टर एक ऐसा तरीका है जिससे हम ये जान सकते हैं कि जो भी इलेक्ट्रिकल पावर हमने अपने उपकरणों को दी है, उन उपकरणों से हम कितनी अधिक आउटपुट ले पा रहे हैं, यानी कि वो उपकरण जिन्हें हम अपनी इलेक्ट्रिकल पावर दे रहे हैं वो कितनी अधिक क्षमता से उस पावर का उपयोग कर पा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अब हम एक मोटर लेते हैं जिसकी रेटिंग 1000 वाट यानी कि 1 किलोवाट है, और हम इसे सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। तो पावर फैक्टर हम ये बताएगा कि इस 1000 वाट का ये मोटर कितना उपयोग कर रही है और इस मोटर में कितना वेस्टेज हो जा रहा है। तो इसी उपयोग का और वेस्टेज का जो रेशियो है वो कहलाता है पावर फैक्टर। अब हमारी मोटर कितनी पावर का एक्चुअल में यूज कर रही है, कितनी पावर वेस्ट कर रही है, ये जानने के लिए हमें जानना होगा कि एक्टिव पावर क्या होती है, रिएक्टिव पावर क्या होती है, और अपरेंट पावर क्या होती है, यानी वास्तविक शक्ति क्या होती है, प्रतिक्रियाशील शक्ति क्या होती है, और वास्तविक शक्ति क्या होती है। चलिए जानते हैं। दोस्तों, आप सभी ने साइकिल तो अवश्य चलाई होगी, ठीक है। तो जब हम साइकिल चलाते हैं तो देखिए साइकिल में पावर ट्रांसमिट कैसे होती है। हम पैडल मारते हैं, पैडल के माध्यम से पावर चेन में जाती है, और चेन के माध्यम से जो पावर होती है वो इन चक्कों में जाती है, और ये चक्के घूमते हैं और साइकिल चलती है। अब देखिए, जब हम पैडल मारते हैं तो कुछ ना कुछ एनर्जी ये पैडल भी खाते होंगे, और ये चेन चलती, चेन भी कुछ ना कुछ एनर्जी खाती होगी, और उसके बाद ये एनर्जी जाके इन चक्कों में ट्रांसफर होती है और साइकिल चलती है। यानी कि मान लो हमने 1000 जूल पावर साइकिल चलाने में खर्च की, ठीक है, यानी 1000 जूल के बराबर हमने टोटल पैडल मारा। अब इस 1000 जूल का 10 जूल मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, कुछ ना कुछ यहाँ जो गियर लगी उसने खाया होगा, क्योंकि गियर का भी कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, तो कुछ ना कुछ एनर्जी गियर खाए होंगे। उसके बाद ये चैन चल के यहाँ तक गई और यहाँ से घूम के यहाँ आई, तो इस पीछे भी गियर लगा होता है, तो ये गियर भी कुछ ना कुछ एनर्जी खाएगा। उसके बाद ये चक्के में जाती पावर, अब चक्के रोड पे चलते हैं तो रोड में फ्रिक्शन होता है, तो कुछ ना कुछ विरोध तो इस चक्के का रोड भी करते हैं। यानी 3 जगह पावर हमारी खर्च हुई। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ 10 जूल खर्च हुई, यहाँ 10 जूल खर्च हुई, यहाँ 10 जूल खर्च हुई। उसके बाद यानी हमको 970 जूल एक्चुअल पावर है जो हमें रोड तक पहुँच रही है और हमारी साइकिल चल रही है। अब दोस्तों, हम साइकिल चला रहे हैं, अभी 30 जूल जो पावर है हमारी जो वेस्ट हो रही है तो हमारे किसी काम की नहीं है, लेकिन अगर हमको साइकिल चलाना है तो ये 30 जूल की पावर हमें देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम पेडल नहीं मारेंगे तो हमारी साइकिल नहीं चलेगी। दोस्तों, उस साइकिल के कॉन्सेप्ट को हम अब मोटर में लागू करते हैं और देखिए कि कैसे काम करता है। दोस्तों, जो मोटर में जो हम आउटपुट पावर लेते हैं वो पावर हमें कैसे मिलती है। पहले हम सप्लाई देते हैं, ये सप्लाई जो है मोटर के अंदर कॉइल लगी होती है उनमें जाती है, उनमें मैग्नेट बनता है, और उन मैग्नेट से रोटर घूमता है, और रोटर के माध्यम से शाफ्ट लगी होती है, और शाफ्ट से हम आउटपुट बाहर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो हम इनपुट पावर दे रहे हैं ये पावर जाती है हमारी कॉइल में। अब दोस्तों, कॉइल क्या होती है, कॉइल में जब भी हम सप्लाई देते हैं, यानी जब भी हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं, तो ये क्या करती है, खुद का मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। ये नॉर्मल चीज़, कॉमन चीज़ सबको पता होना चाहिए कि जब भी हम कॉइल में करंट देते हैं तो ये खुद का मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, और इसमें किसी भी एक तरफ एन पोल या एस पोल बन जाता है, ठीक है। अब ये कॉइल को जैसे हम करंट देते हैं तो क्या होता है, कॉइल चार्ज हो जाती है। चार्ज कैसे होती है, ये खुद का मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। अब दोस्तों, आपको इतना तो पता होगा कि एनर्जी कभी भी ना तो प्रोड्यूस होती है ना तो ख़त्म होती है, क्या करती है, केवल अपना रूप चेंज करती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का रूल होता है कि एनर्जी कभी बनती नहीं है, कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। तो अब ये कॉइल खुद का मैग्नेटिक फील्ड बना रही है, तो इस कॉइल को खुद का मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए कहीं ना कहीं से पावर चाहिए। तो ये कॉइल क्या करती है, पहले जो हम सप्लाई दे रहे हैं उसके माध्यम से कुछ पावर खर्च करती है, और उस पावर को लेके ये
मैग्नेट बनाती है, उसके बाद मोटर चलती है। ठीक है, अब ये क्या कर रही है, कॉइल जो मोटर में कॉइल लगे हैं ये कुछ ना कुछ पावर खर्च कर रही हैं। अब ये पावर हमारे काम तो नहीं आ रही है, क्योंकि ये इस पावर का यूज करके मैग्नेट बना रही हैं, और मैग्नेट हमारे किसी काम का नहीं है, लेकिन उस मैग्नेट के माध्यम से ही रोटर घूमता है और रोटर के माध्यम से शाफ्ट घूमती है। यानी कि जिस प्रकार साइकिल को चलाने के लिए हमें पेडल मारना पड़ रहा था, गियर के माध्यम से पावर ट्रांसफर हुई थी, सेम उसी प्रकार इस कॉइल में मैग्नेट बनता है और उस मैग्नेट के माध्यम से रोटर घूमता है। तो इस मैग्नेट को बनाने के लिए भी कुछ पावर लगती है। ठीक है, तो जो पावर लगती है इस मैग्नेट को बनाने के लिए उससे हम क्या कहते हैं, रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर यानी कि प्रतिक्रियाशील शक्ति। जो पावर हमें आउटपुट में मोटर में प्राप्त होगी उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक शक्ति। दोस्तों मैं एक बार फिर दोहरा दे रहा हूं कि जो भी पावर हमें इस आउटपुट के माध्यम से मोटर से मिलती है हम क्या कहते हैं, वास्तविक शक्ति। यानी कि एक्चुअल पावर है जो हमें डिलीवर हो रही है, जो हमें मिल रही है और इसका हम उपयोग कर रहे हैं। और जो शक्ति ये कॉइल अपना खुद का मैग्नेट बनाने के लिए खर्च करती हैं उससे हम क्या कहते हैं, रिएक्टिव पावर यानी कि प्रतिक्रियाशील शक्ति। ये एक्चुअल में हमारे लिए जरूरी नहीं है, लेकिन मोटर को चलाने के लिए ये पावर देना जरूरी है, पावर खर्च करना जरूरी है, तो ही मोटर चलती है। अब हम जानते हैं कि अपरेंट पावर यानी कि आभासी शक्ति क्या होती है। ये दो क्लियर हो गए, प्रतिक्रियाशील शक्ति और वास्तविक शक्ति। अब हम जानेंगे कि आभासी शक्ति यानी कि अपरेंट पावर क्या होती है। दोस्तों अब आभासी शक्ति क्या होती है यानी कि अपरेंट पावर क्या होती है, ये समझने के लिए हम फिर से उसी मोटर का एग्जाम्पल लेते हैं जिसकी टोटल पावर रेटिंग 1000 वाट है। ठीक है, यानी हम इसको इनपुट में 1000 वाट की सप्लाई प्रदान कर रहे हैं। अब ये कॉइल कुछ ना कुछ एनर्जी खा रही होंगी, तो हम मान लेते हैं कि कॉइल कितनी एनर्जी खा रही हैं, 100 वाट की। ठीक है, और जो हमें आउटपुट में पावर मिल रही है वो कितनी है, 900 वाट की। ये आउटपुट में पावर कैसे मिलती है, ये कॉइल मैग्नेट बनाती हैं, इस मैग्नेट के माध्यम से रोटर घूमता है और रोटर में क्या लगी होती है, शाफ्ट घूमती है। ठीक है, तो अब हम ये समझ चुके हैं कि 100 वाट पावर क्या कहते हैं, रिएक्टिव पावर। इसे क्या कहते हैं, एक्टिव पावर। तो ये 1000 वाट पावर होती है, यानी कि इस एक्चुअल पावर का और रिएक्टिव पावर का योग क्या कहलाता है, अपरेंट पावर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी वास्तविक शक्ति है और प्रतिक्रियाशील शक्ति है, इन दोनों शक्तियों को जब हम जोड़ते हैं तो हमें अपरेंट पावर यानी कि आभासी शक्ति प्राप्त होती है। यहाँ हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो एक्चुअल पावर है यानी कि वास्तविक शक्ति है और जो रिएक्टिव पावर है, क्रियाशील शक्ति है, इन दोनों का सदिश योग जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, आभासी शक्ति। तो उम्मीद है आपको ये तीनों चीज़ क्लियर हो गई होंगी कि एक्टिव पावर क्या होती है, रिएक्टिव पावर क्या होती है और अपरेंट पावर क्या होती है। हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या था कि पावर फैक्टर हमेशा 0 से 1 के बीच में ही क्यों होता है। ठीक है, तो अब हम ये चीज़ तो जानते हैं कि पावर फैक्टर क्या होता है, ये एक्चुअल पावर और अपरेंट पावर के बीच का रेशियो यानी कि वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति के बीच का रेशियो है, यानी अनुपात है। अब 0 से 1 के बीच में क्यों होता है, ये जानने के लिए हमें पहले 3 चीज़ों में ध्यान देना पड़ेगा। वो है प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर रिएक्टिव सर्किट और मिक्स सर्किट। प्योर रेजिस्टिव सर्किट का मतलब होता है जिस सर्किट में केवल प्रतिरोध हो, यानी कि वहाँ कहीं भी कॉइल ना हो या कैपेसिटर ना हो, तो क्या कहेंगे हम, उनको कहेंगे प्योर रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है, प्योर रिएक्टिव सर्किट यानी कि जहाँ पे सिर्फ कॉइल हो या सिर्फ कैपेसिटर हो। जैसा काम कॉइल करती है, यानी कि हम जब उससे सप्लाई देते हैं तो वो क्या चार्ज होती है, सेम उसी प्रकार कैपेसिटर भी होता है। जब हम सप्लाई देते हैं तो पहले वो चार्ज होता है, बाद में काम करता है। ठीक है, तो जो रिएक्टिव होता है, जो रिएक्टेंस होता है, वो इंडक्टेंस भी होता है, यानी इंडक्टर का भी होता है और कैपेसिटर का भी होता है। चाहे हम इंडक्टर यूज कर लें चाहे कैपेसिटर यूज कर लें, दोनों क्या कहलाएंगे, रिएक्टिव सर्किट कहलाएंगे। ठीक है, और एक होता है मिक्स सर्किट, यानी जिस सर्किट में रेजिस्टेंस भी लगा हो, इंडक्टेंस लगा हो या फिर कैपेसिटेंस लगा हो। इन दोनों में कोई एक भी हो या दोनों भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेजिस्टर होना चाहिए। यानी रेजिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस जो सर्किट है वो हम क्या कहते हैं, मिक्स सर्किट। ठीक है, अब हम फिर से जानने की कोशिश करते हैं कि पावर फैक्टर हमेशा 0 से 1 के बीच में ही क्यों होता है। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं फिर से कि हमारा जो टोटल इनपुट है वो 1000 वाट है। ठीक है, अब
एक और चीज़ मान लीजिए कि जैसे हमारे घर में केवल हीटर लगा है, ठीक है। अब हीटर क्या होता है, हीटर प्योर रेजिस्टेंस सर्किट है, यानी कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, उसमें सिर्फ प्रतिरोध होता है, तो उसमें कोई इंडक्टेंस नहीं है और कोई कैपेसिटेंस नहीं है, तो कोई एनर्जी अलग से वेस्ट नहीं होगी। तो हम 1000 वाट अगर टोटल हम इनपुट दे रहे हैं तो हमें आउटपुट में कितना मिल रहा है, जो एनर्जी मिल रही है 1000 वाट के बराबर मिल रही है। तो जो हम काटेंगे इनको और जो हमारा रेशियो आएगा, रेशियो हमारा क्या आएगा 1:1 का, यानी हमारा पावर फैक्टर कितना है, 1 है। अब दोस्तों पावर फैक्टर 1 से ऊपर हो क्यों नहीं सकता, क्योंकि जितनी एनर्जी हम दे रहे हैं इनपुट में उतनी तो हमें मिल सकती है। अब उससे अधिक तो मिलेगी नहीं, क्योंकि एनर्जी ना तो बनती है और ना तो ख़त्म होती है। तो अलग से कहीं एनर्जी हम जब दे नहीं रहे हैं तो मैक्सिमम क्या होगा, हम 1000 वाट इनपुट दे रहे हैं तो 1000 वाट हमें आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। अब यदि हम ये सोच लेते हैं कि हमारे घर में अब इनपुट फिर से 1000 वाट है और हमने एक मोटर लगा दी है, ठीक है। उसमें कॉइल कितना खर्च कर रही है, 100 वाट। अब 100 वाट खर्च कर रही है तो हमें आउटपुट में कितना मिलेगा, जो हमारी शक्ति मिलेगी एक्चुअल पावर वो कितनी होगी, 900 वाट। तो हमारा रेशियो क्या आ जाएगा, 0.9:1। जब इनको काटेंगे तो हमारा रेशियो कितना आ जाएगा, 0.9:1। तो हम क्या कहेंगे, पावर फैक्टर हमारा कितना हो गया है, 0.9। इसी प्रकार क्या होगा, मान लो हम इंडक्टेंस अपने घर में बढ़ा दिए, ठीक है। अब हमारी जो मोटर है वो 500 वाट केवल किसमें खर्च कर दे रही है, मैग्नेट में, और टोटल इनपुट हमारा कितना है 1000 वाट। तो 500 वाट जब मैग्नेट में खर्च हो रही है तो वो तो हो गई रिएक्टिव पावर। अब हमें एक्चुअल पावर कितनी मिल रही है, सिर्फ 500 वाट। तो हम क्या कहेंगे कि हमारा रेशियो कितना निकल के आएगा, 0.5:1। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पास कि हमारा पावर फैक्टर 0.5 हो गया। अब दोस्तों आप देखो, जैसे जैसे हम अपनी रिएक्टिव पावर बढ़ा रहे हैं, यानी जैसे ही हमारे सर्किट में कॉइल या फिर जो हमारा कैपेसिटर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, पावर फैक्टर घटता जाएगा, ये आप देख सकते हैं। तो मान लो कि अब ऐसा कंडीशन आ रही है कि हमने जो 1000 वाट इनपुट सप्लाई दी है पूरी की पूरी कहाँ खर्च हो रही है, कॉइल में। जब पूरी शक्ति कॉइल बनाने में खर्च हो गई है तो हमारी जो एक्चुअल पावर होगी, यानी कि वास्तविक शक्ति कितनी हो जाएगी, 0 वाट, क्योंकि 1000 वाट कहाँ खर्च हो गई है, कॉइल के मैग्नेट बनाने में। तो हमें रेशियो क्या मिलेगा, 0:1, यानी कि हमें कोई वास्तविक शक्ति नहीं मिल रही है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या संभव है, पावर फैक्टर का 1 होना, कि जितना हम इनपुट दे रहे हैं उतना ही आउटपुट मिल जाए, यानी कि उतनी हमको वास्तविक शक्ति मिल जाए। और कम से कम क्या संभव है, 0, कि इसका मतलब क्या है कि हम जो आउटपुट जो इनपुट में सप्लाई दे रहे हैं 1000 वाट, लेकिन हमें आउटपुट में कुछ नहीं मिल रहा है, पूरी पूरी शक्ति कहाँ खर्च हो जा रही है, केवल मैग्नेट बनाने में। तो पावर फैक्टर क्या संभव है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1, और मिनिमम कितना हो सकता है, 0। यानी पावर फैक्टर हमेशा इस 1 और 0 के बीच में रेंज करता है। मतलब हमारे सर्किट का पावर फैक्टर हमेशा या तो 1 से नीचे होगा, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि 0 और 1 के बीच में होगा। अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है कि पावर फैक्टर हमेशा 1 या 1 के करीब क्यों रखना चाहिए। अब दोस्तों हम जानते हैं कि जो भी सप्लाई हम इनपुट दे रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम फिर से वही 1000 वाट को यूज करेंगे। अगर हम 1000 वाट का इनपुट दे रहे हैं और हमें 1000 वाट आउटपुट मिल रहा है, ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा है कि जितनी पावर हम दे रहे हैं पूरी की पूरी पावर हमारी एक्चुअल में हम यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये आइडियल पोजीशन होती है, बस एक्चुअल में कभी एक नहीं होता है, लेकिन हमें मान लेते हैं कि हम जितनी पावर दे रहे हैं उतनी हमें आउटपुट मिल रही है, तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो एक तो हमारा पावर फैक्टर हो नहीं सकता, तो हम कोशिश क्या करते हैं कि हमेशा जो हमारा जो एक्चुअल पावर हो या वास्तविक शक्ति हो, वो मान लो इनपुट हम 1000 वाट दे रहे हैं तो कोशिश हमें ये करना चाहिए कि 800 वाट या 900 वाट के पावर हमें आउटपुट में मिले। यानी कि पावर फैक्टर जितना भी एक करीब होता है उतना हमारी लिए अच्छा होता है। क्यों, क्योंकि जितनी हम इनपुट पावर दे रहे हैं उतनी हमें आउटपुट में मिलती है, हमारा कोई वेस्टेज नहीं होता है, ठीक है। तो अब हम ये क्या जान गए हैं कि सर्किट में रेजिस्टेंस जितना अधिक बढ़ाते हैं हमारी एक्चुअल पावर उतनी बढ़ जाती है, ठीक है। और पावर फैक्टर हमारा इम्प्रूव होता है और पावर फैक्टर 1 के करीब आ जाता है। और सर्किट में हम जितना ज़्यादा इंडक्टेंस बढ़ाते हैं या कैपेसिटेंस बढ़ाते हैं हमारा पावर फैक्टर 1 से घटते हुए 0 करीब जाता है, और ये हमारे लिए नुकसानदायक है। क्यों, क्योंकि हमें एक्चुअल में पावर काम में नहीं मिलती है। दोस्तों अब मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा और बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर अब आपको पावर फैक्टर समझ में आ गया है और पावर फैक्टर से जुड़े जितने टॉपिक अगर आपको समझ में आ गए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक लाइक कर दें। और आपके मन में जो भी डाउट हो या आपको लग रहा है कि इस वीडियो में कमी है उन्हें नीचे कमेंट कर दें, मैं उनका रिप्लाई ज़रूर करूँगा और अपनी अगली वीडियो में सुधार के
आपको अच्छे से अच्छा मैटर उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।